नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे इंडस्ट्री सेट हो गई, बहुत सारा पैसा आने लगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को एक पुश मिला, यानी एक ऐसा पॉइंट जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करे, थोड़ा सा ग्रोथ को बढ़ाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेंट। तो एलपीजी इज द स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब कि यहाँ पे जब एलपीजी आया तो बहुत सारे हमारे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, बहुत सारे लोगों का इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को एक पुश मिल गया, तो वह स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसके बाद है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या था कि हम लोग बफर स्टॉक पे ज़्यादा फोकस करने लगे आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 कि पहले क्या था बेसिकली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि हम लोग केवल इतना ही प्रोडक्शन करते थे जो हमारा कंजम्पशन था, यानी जो कंजम्पशन जो भी प्रोडक्शन करते थे वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेते थे, हम लोग एक्सपोर्ट्स कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स था उसमें बफर स्टॉक देखने को मिला, हम लोग कंजम्पशन तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ हम लोग स्टॉक करके रख रहे थे और उसको बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट्स कर रहे थे। तो जब एक्सपोर्ट्स कर रहे थे तो वहाँ से बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज आ रहे थे। अब देखो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था कि हमारे पास एक्सपोर्ट्स करने के लिए कुछ था नहीं, हमारे जितने भी रॉ मटेरियल थे वो ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट्स कर देते थे और वहाँ से वो फ्री ऑफ गुड्स, फ्री ऑफ इम्पोर्ट बने बनाए हुए गुड्स, फाइनल गुड्स लेकर के आते थे। तो हमारे पास एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कुछ नहीं था एक्सपोर्ट्स करने के लिए। बट आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हम लोग बफर स्टॉक देखने को मिला हमारे इकोनॉमी में, हम लोग उसको एक्सपोर्ट्स करने लगे और बाहर से पैसा कमाने लगे, सरप्लस में हम लोग चले गए। तो जब बाहर से पैसा आने लगा तो वहाँ पे बाहर से एक्सपोर्ट्स करने पे बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे पास आने लगे, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो गए, बढ़ गए। उसके बाद है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। अब यहाँ पे इंडिया को लोग इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर के रूप में भी देखने लगे, उनको लगा कि इंडिया इतना उभरता हुआ कंट्री है, इंडिया इन फ्यूचर एक लीडिंग रोल प्ले कर सकता है किसी भी कंट्रीज के लिए। तो इंडिया इतना ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, वो इन फ्यूचर सबको हिला के रख सकता है, तो इंडिया को भी एज इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर देखा जाने लगा। और लास्ट चेक ऑन इन्फ्लेशन। अब चेक ऑन इन्फ्लेशन क्या है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या बिफोर 1991 हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैला हुआ था। इवन इन्फ्लेशन तो सारी कंट्रियों में हमेशा रहता है, बट बिफोर 1991 हमारे इंडिया में भी इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ था। तो उस केस में क्यों इन्फ्लेशन फैला हुआ था, बिकॉज देयर इज़ द शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था, बेसिकली डिमांड चीज़ों की ज़्यादा थी और हम लोग सप्लाई काफ़ी कम कर रहे थे। तो जब चीज़ों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है और सप्लाई कम हो जाता है तो वहाँ पे चीज़ें इन्फ्लेशन की ओर बढ़ जाती है। तो इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था। तो आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हम लोग इन्फ्लेशन को भी काफ़ी तेज़ी से कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि हम लोग सप्लाई बढ़ा चुके थे, और आफ्टर द सप्लाई इंक्रीज द इन्फ्लेशन विल ऑटोमेटिकली बी रिड्यूस। तो ये था हमारा मेरिट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसका बुराई भी कर ले कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो क्या क्या उसके बेसिकली डिमेरिट्स देखने को मिले। सबसे पहला नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। देखो सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, हम लोग ये भी सीखे थे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज एंगेज या वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन का 75% जो पॉपुलेशन था इंडिया का वो एग्रीकल्चर में एंगेज था, बट उसके बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे फोकस नहीं करा गया। इवन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में भी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे फोकस नहीं करा, हमने फोकस करा सेकेंडरी सेक्टर्स पे और टर्सरी सेक्टर्स पे, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा टर्सरी सेक्टर्स पे लोग फोकस करते हैं, क्योंकि इंडिया एक आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा एक पॉइंट्स बना हुआ है किसी भी कंट्री के लिए। तो एग्रीकल्चर, अब हमने पढ़ा था कि जो जीडीपी है इंडिया का, वो जीडीपी का 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स का होता है, बट स्टिल हमने एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे फोकस नहीं किया। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो फार्मर्स लगे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट उनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। आई रिस्पेक्ट फार्मर, हम लोग यहाँ पे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा, इवन मैं फार्मर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट उसके बावजूद भी फार्मर्स के इस पॉलिसी में फार्मर्स पे फोकस नहीं किया गया, एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं किया गया। तो डिमेरिट्स ये देखने को मिला, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर्स को ही नेग्लेक्ट कर दिए जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है किसी भी जीडीपी में। उसके बाद अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि जो भी ग्रोथ प्रोसेस में कंसंट्रेट किया गया वो केवल अर्बन एरिया पे किया गया, रूरल एरिया पे कोई कंसंट्रेशन किया ही नहीं गया, जो कि ये सबसे बड़ा डिमेरिट था इसका कि अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखा जाए तो दोनों एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि कुछ अर्बन में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का काम किया जाए, कुछ रूरल एरिया पे भी ग्रोथ प्रोसेस का काम किया जाए, कुछ वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी केवल अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बन एरिया में ही ग्रोथ प्रोसेस पे फोकस किया गया, रूरल एरिया को बिल्कुल साइड
नेग्लेक्ट कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। तो एक हमारा अर्बन एरिया तो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ किया, बट रूरल एरिया उतना ही पीछे चलता गया। तो ये इसका डिमेरिट था। उसके बाद इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म। इकोनॉमिक्स कोलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोलोनियलिज्म का मतलब सीधा समझो कि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री में रूल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म का मतलब होता है कि एक कंट्री, जैसे आज के डेट में देख लो कि ब्रिटिशर्स तो इंडिया छोड़ के चले गए, बट जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल्स करा था उस रूल्स को हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। अब देखा जाए तो हम लोग आज भी कौन सा कल्चर्स अडॉप्ट किए हुए हैं? आज भी हम लोग वेस्टर्न कल्चर्स को अडॉप्ट किया हुआ है कि हमारा जो क्लॉथिंग है, हमारा जो फूडिंग है, हमारा जो लिविंग है, हमारा जो लैंग्वेजेज है, ये सब का सब हम लोग किसको अडॉप्ट किए हुए हैं? वेस्टर्न कल्चर को। तो बेसिकली हम लोग अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं और हम लोग वेस्टर्न कल्चर्स को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो ये एक इकोनॉमिकल कोलोनिज्म देखने को मिला कि दूसरा कंट्री रूल्स करके चला गया और हम लोग आज भी उस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इवन द आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उसके बाद स्प्रेड्स ऑफ कंज्यूमरिज्म। स्प्रेड्स ऑफ कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है कि आज के डेट में हम लोग इस पैटर्न पे काम करें कि बेसिकली बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहाँ, अलग अलग वेराइटीज़ के गुड्स और प्रोडक्शन हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जब अलग अलग वेराइटी के गुड्स ऑफ सर्विसेज हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं तो वो कस्टमर्स को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, और कस्टमर्स को जब अट्रैक्ट करेगा तो आज के डेट में कस्टमर जो है ये डेब्ट ट्रैप में फंसता चला जा रहा है, कर्ज में फंसता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो कस्टमर्स के पास इवन पैसा नहीं है, फिर भी आज के में जो बैंकिंग सेक्टर है वो इतना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अवेलेबल करवा चुके हैं कस्टमर्स को कि अगर कस्टमर्स के पास पैसा नहीं है तो वो क्रेडिट कार्ड से उस गुड्स को परचेज कर लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? जस्ट अ डेब्ट ट्रैप। किसी भी पर्सन के ऊपर एक कर्ज डाल देते हैं, उससे इंटरेस्ट वसूलते हैं। तो स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसके कारण हर एक कंज्यूमर, हर एक पर्सन हमारे इंडिया में डेब्ट ट्रैप में फंसता चला जा रहा है। उसके बाद लॉपसाइडेड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। लॉपसाइडेड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली यहाँ पे जो ग्रोथ प्रोसेस हो रहा है वो एक एरिया में हो रहा है, सारे एरिया में नहीं हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा था ना एग्रीकल्चर में ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था मिड 60-70 में, तो वो पंजाब और आंध्र प्रदेश वाले एरिया पे सबसे ज़्यादा अपना इम्पैक्ट डाला था, बाकी एरिया पे वो अपना इम्पैक्ट नहीं डाला था, बाकी एरिया में वो सक्सेस नहीं हुआ था। तो उसी तरह से जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो ये कुछ एरिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ प्रोसेस लेकर के आया, बट कुछ एरिया में स्टिल आज भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता। तो ये लॉपसाइडेड है इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का। और लास्ट है हमारा कल्चरल एरोजन। कल्चरल एरोजन का मतलब क्या होता है कि हम लोग इंडिया में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे, जो कल्चर्स दे करके गए थे, उस कल्चर्स को हम इंडियंस आज के डेट में धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। अब आप देख लो कि वहाँ पे जो भी कल्चर्स जो हमारे पेरेंट्स या जो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स दे के गए थे, आप खुद से सोचो कि क्या हम लोग उस कल्चर्स को आज के डेट में भूल नहीं रहे? क्या उस कल्चर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं? नहीं। आज के डेट में हम लोग सारे कल्चर्स को धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। जो कल्चर्स उन्होंने दे करके गया था वो कल्चर्स अब हमारे माइंड में नहीं, हम लोग नए नए कल्चर्स को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, नए नए पैटर्न्स पे काम करते जा रहे हैं। तो हमारा कल्चरल एरोजन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये था इन सब का, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का डिमेरिट। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेरिट्स क्या है वो हमने पढ़ा, डिमेरिट्स क्या है वो हमने पढ़ा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है। तो ये चैप्टर्स ओवरऑल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर्स का आप प्रॉपर नोट्स बना लो और उसका रिविजन भी शुरू कर दो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शंस में आ जाओ, वहाँ पे मैसेज करो, इमीडिएटली आपके डाउट्स को क्लियर करा जाएगा। और उसके बाद कल से हम लोग आते हैं फिर नए चैप्टर्स के साथ, इंडियन इकोनॉमी का एक और नया चैप्टर जो कि आपको कल से मिलना, उसका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ और इसका रिवीजन भी शुरू कर दो। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू। व्हाट्सएप क्लास 12, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का 2 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को हमने कवर किया। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पहले जाकर के आप वो वीडियो देख लो, अदरवाइज आप चैनल से डायरेक्टली भी उस वीडियो को देख सकते हो। और 2 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए थे जो मैं आज के वीडियो में कवर करूँगा, और इवन आपका चैप्टर्स आज कंप्लीट भी हो जाएगा। तो देखो आज के वीडियो में जो कवर करना है टॉपिक्स वो क्या क्या है, एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा हमारा है द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड में ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द ऑर्गेनाइजेशन विच फैसिलिटेट द ट्रेड इन द वर्ल्ड, यानी जो
ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड को फैसिलिटेट करता है किसी भी वर्ल्ड में, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या पहले भी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था? नहीं, जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तो वो गैट के नेम से एस्टेब्लिश हुआ, GATT। अब GATT का मतलब क्या होता है? गैट मीन्स द जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड गैट जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था विथ 23 कंट्री, टोटल 23 कंट्रियों के साथ ये 1948 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बट आफ्टर द एक्सपेंडेशन ऑफ 7 ईयर्स ये कन्वर्ट कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में, यानी इन 1955 द गैट कन्वर्टेड इनटू द WTO विथ 164 कंट्री। अब आज की डेट में अगर देखा जाए तो टोटल WTO के 164 कंट्रीज के मेंबर्स हैं, बट जब ये गैट था तो केवल 23 कंट्री ही इसके मेंबर्स थे। तो बेसिकली गैट का क्या काम होता है या WTO का क्या काम होता है कि जितने भी वर्ल्ड में ट्रेड हो रहे हैं उन सारे ट्रेड के लिए एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना करके देना, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करवाना। अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ कोई फ्रॉड ना करे, कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ कोई चीट ना करे, या एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री के साथ प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पा रही है, उनका कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको प्रॉपर कॉम्बिनेशंस बनाना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना, इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म कराता है अंडर द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो क्या क्या फंक्शंस हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहला, फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, मैक्सिमम कंट्रियों को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना। इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ WTO। उसके बाद है टू एस्टेब्लिश द रूल बेस्ड ट्रेड सिस्टम, यानी एक ऐसा ट्रेड सिस्टम बनाना जो रूल बेस्ड होगा, एक प्रॉपर रूल्स फॉलो किया जाएगा सारे कंट्रियों के द्वारा इस ट्रेड सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉलो करवाया जाएगा सारे कंट्रियों से। तो एक रूल बेस्ड ट्रेड सिस्टम डेवलप करना, ये फंक्शंस था WTO का। उसके बाद टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो वर्ल्ड के रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, इसको इंश्योर करना, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या लिमिटेड हैं। तो अगर यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली ना देखा जाए तो जितने भी कंट्री हैं वो रिसोर्सेज का वेस्टेज करेंगे, रिसोर्सेज का वेस्टेज करेंगे तो चीज़ों का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो WTO को ये भी इंश्योर करना था कि जितने भी रिसोर्सेज वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं वो सारे कंट्री उसको प्रॉपर्ली ऑप्टिममली यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं, ये देखना इसका काम था। उसके बाद टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट्स को प्रोटेक्ट करना भी ये WTO का काम था। अब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब हुआ कि एक पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्रीज सेटअप करना, कि जितने भी इंडस्ट्रीज सेटअप किए जाए वो पॉल्यूशन फ्री, उससे हमारे सोसाइटी को, उससे हमारे कंट्रीज को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन या प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। तो इन सारे चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना WTO का काम था। अब देखा जाए तो ये यहाँ पे फंक्शन जरूर बना दिया गया कि टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, बट आज के डेट में जितने भी कंट्रीज हैं वो इस चीज़ों का ध्यान नहीं रखती है, बट स्टिल इट इज़ द पार्ट ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये द गाइज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने देखना है आज के वीडियो में वो है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, मेरिट्स एज वेल एज डिमेरिट, यानी क्या क्या इसके फायदे हुए हमारे कंट्री को और क्या क्या इसके नुकसान हुए जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आया। तो देखो बेसिकली हम लोग कुछ फायदे देखेंगे, कुछ नुकसान भी देखेंगे। अब फायदे अगर देखा जाए तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का नीड्स तो था ही, नीड्स था उसका, बट उसके बाद भी वो कुछ फायदे और कुछ नुकसान दोनों देकर के गया। क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब होता है द फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ, या इसको बोल सकते हैं एनर्जेटिक। ये एनर्जेटिक यानी कि एक ऐसा इकोनॉमी जो एनर्जेटिक के रूप में काम करे, बिल्कुल एकदम से एनर्जी भरा हुआ काम करे। तो वाइब्रेंट इकोनॉमी, यानी जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो हमारा इंडिया जो है वो बिल्कुल वाइब्रेंट इकोनॉमी के रूप में एक नए कंट्री के रूप में निखर के आया, उभर के आया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक देखने को, एनर्जी पावर देखने को मिला हमारे इंडिया में। तो वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब कि हमारा इंडिया जो है एक निखर के आया, उभरते हुए कंट्रीज के रूप में।
उसके बाद द फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का काफ़ी तेज़ी से फ्लो होने लगा। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या था, हमने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा था कि देयर आर द लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का काफ़ी लैक था, जिसके कारण हम लोग इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पा रहे। इंडस्ट्री सेटअप क्यों नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज देयर वाज द शॉर्टेज ऑफ फंड्स विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स के पास काफ़ी ज़्यादा फंड्स का शॉर्टेज था, एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी फंड का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज था। इवन द गवर्नमेंट ट्राई टू द बेस्ट, गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम करें, बट उसके बाद वो शॉर्टेज का फंड का शॉर्टेज था, उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पा रही थी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे काम नहीं कर पा रही थी। तो हम लोग क्या किए, बेसिकली यहाँ पे हम लोग प्राइवेट यानी कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करा और यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सेटअप करे। जब इंडस्ट्रीज सेटअप करे तो इसका एक नुकसान भी था कि प्रॉफिट तो वो लेकर के चले जाएंगे, बट एक यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला, काफ़ी सेटअप इंडस्ट्रीज देखने को मिली, जिससे प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से फ्लो होना स्टार्ट हो गया।